नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो ध्यान रखना, आप लोगों को जो पेपर 100 अंक का है उसमें आपको 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और जो 50 अंक का है उसमें आपको 16 अंक प्राप्त करना है, और सभी में आपको कम से कम 32 प्रश्न सही करना है। क्लियर? तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्ले लिस्ट 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक कीजिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरी तरह से अच्छे से तैयार करके जाइए। ध्यान रखना, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी बच्चे आपके साथ बीएड कर रहे हैं सभी लोगों, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ध्यान रखना, जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो प्रैक्टिस सेट उसे अब हल किया गया है, थोड़ा सा ओल्ड है, मतलब 2023 के या 22 के हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सारी वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर की भी डाल दी गई है, ठीक है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें तो निश्चित रूप से आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएंगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। या परिभाषा है, ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्रोफेसर रसेल, डी विलियम जेम्स। तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, या परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा सी, रसेल। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, बी, ध्यान रखना यहाँ पर रहेगा 4, सी 2, डी 5। तो भगवत गीता में 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए 3। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता? ए सुकरात, बी कॉन्ट, सी अरस्तु, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा ए सुकरात। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं? ए इंद्रिय अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दिया गया है, जिससे आपको जो भी वीडियो मिले सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकंड ईयर के। फर्स्ट ईयर वालों के लिए ध्यान रखना, जो पुराना प्रैक्टिस सेट 2022-23 में हल किए हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करते हैं, इससे टाइम मिलेगा आपको, सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के सारी वीडियो का लिंक वहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है, सारे पेपर के। प्रश्न है, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। ए 1958, बी 1957, सी 1955, डी 1956। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 5 का डी 1956 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है?
ए अधिकारात्मक ज्ञान, बी तर्क बुद्धि या तर्क ज्ञान, सी अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान, डी प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना डी प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या परिभाषा किसकी है? महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है। ए हेनरी, बी एनन, सी सीबी वुड, डी मुनरो। तो पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या परिभाषा किसकी है? सही जवाब हो जाएगा बी एनन का। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में देखेंगे तो गलत दिया गया है, ठीक है। मॉडल पेपर में कई प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया, तो आप लोग थोड़ा सही से पढ़िएगा संभल कर। तो सही जवाब हो जाएगा बी। बाकी बुक में जाकर 51 पेज में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, परिभाषा। अगला प्रश्न है, उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए संस्कार, बी शिक्षा, सी ज्ञान, डी मूल्य। तो उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी ज्ञान। ध्यान रखना, प्रश्न को पूछ सकता है उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विद्या और विद्या हेतु ज्ञान दोनों याद रखना, ठीक है, घुमा के पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? अगर मैं कहता हूँ घुमा के पूछ सकता तो प्रश्न पूछा गया है तभी बोलता हूँ, ठीक है। अब जैसे 8 नंबर में देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और देखिए पूछ रहा है उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों शब्दों को आप लोग याद रखना। प्रश्न है, किसने कहा है कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? ए विश्व शब्दकोश, बी पी.ओ. स्मिथ, सी जेम्स, डी जॉन डीवी। सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना डी जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी नियम से उदाहरण की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो निगमन विधि का मतलब होता है नियम के अनुसार। तो सही जवाब हो जाएगा 10 का बी सामान्य से विशिष्ट। आपको पता नियम के अनुसार क्या है, पहले सरल फिर उसके बाद कठिन, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, 20 का सही जवाब है। आगमन क्या है, पहले कठिन उसके बाद सरल। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित संवेद विवेक पूर्ण सिद्धांत दिया? ए जॉन लॉक, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी जेम्स। सही जवाब हो जाएगा बी अरस्तु। 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से प्रैक्टिस से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 50 क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? ए अग्रहण, बी अनुक्रिया, सी अनुमूल्यन, डी विशेषण। तो आप लोग ध्यान रखना, पूछ रहा है कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। सही जवाब हो जाएगा डी विश्लेषण। ध्यान रखना, भावात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण, ठीक है। इसमें आग्रहण जो सबसे निम्न और चरित्रीकरण सबसे उच्च है। तो विश्लेषण किस में आता है? ध्यान रखना, विश्लेषण जो है ये ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो आप लोग ध्यान रखना। और क्रियात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है संस्कृत मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? ए टाइलर, बी श्री अरविंद, सी डॉनसन, डी ओटावे। सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना बी श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है? ए मानसिक शक्तियों का विकास, बी दौड़ का मैदान, सी शारीरिक शक्तियों का विकास, डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो पाठचर्या का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना बी दौड़ का मैदान। ध्यान रखना, पाठचर्या किससे आया हुआ, करिकुलम किससे आया हुआ है? क्यूरेरे से। और क्यूरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, तो वहीं से इसे लिया गया है, ठीक है। तो पाठचर्या का अर्थ क्या होगा? दौड़ का मैदान। जब ऐसे देखें क्यूरेरे का शब्द होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब है। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो पुनः चेक किया जाएगा। प्रश्न संख्या जरूर डाल दें। प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यत्व के भविष्य का अभिभावक है? सही जवाब हो जाएगा 15 का ए H.G. वेल्स। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार नहीं है,
ये नैतिक चरित्र का निर्माण भी, मानसिक शक्तियों का विकास सी, रचनात्मक शक्तियों का विकास डी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। तो पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है, ये कोठारी आयोग बी, बुनियादी शिक्षा सी, मानसिक शिक्षा आयोग डी, प्राथमिक शिक्षा आयोग। तो मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 17 का माध्यमिक शिक्षा आयोग। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ अर्थात किस सन में? 19 जुलाई 1963 बी, 14 जुलाई 1964 सी, 18 जुलाई 1965 डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, 14 जुलाई 1964। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? एक क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम बी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम सी, कोर पाठ्यक्रम डी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं। ए एकता का सिद्धांत बी, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत सी, आवश्यकता का सिद्धांत डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी का, ध्यान रखना, 20 का डी, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत और उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं। ए समाज बी विज्ञान, सी शाश्वत एवं दैवीय स्रोत डी, उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, समाज विज्ञान, शाश्वत एवं दैवीय स्रोत सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है? ये दार्शनिक आधार बी, सांस्कृतिक आधार सी, आर्थिक आधार डी, सामाजिक आधार। सही जवाब हो जाएगा सी, आर्थिक आधार। अगला प्रश्न है, संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया? ध्यान रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक को बुलाया? 21 जून 2004 बी, 14 जुलाई 2004 सी, 15 अगस्त 2004 डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, 14 जुलाई 2004। अगला प्रश्न है, आई के डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है। तो ए अधिगम प्रबंधन बी, शिक्षण अधिगम प्रबंधन सी, कक्षा प्रबंधन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, कक्षा प्रबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है। ए पृष्ठपोषण बी, पुरस्कार सी, दंड डी, अभिप्रेरणा। शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी, दंड। अगला प्रश्न है, दंड का उद्देश्य होता है। ए प्रतिकारात्मक बी, सुधारात्मक सी, अवरोधात्मक डी, उपयुक्त सभी। तो दंड का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। ए आत्मानुशासन बी, विश्वास सी, सम्मान डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, डी, सभी। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं। ए प्रकृति बी, भौतिक जगत सी, प्रकृति मनुष्य और वस्तुएं डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकृति मनुष्य और वस्तुएं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है? ए सीखना सक्रिय है बी, सीखना चिंतनशील है सी, सीखने का निर्माण किया जाता है डी, सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। ये गलत है, क्योंकि सीखना जो है जीवन भर चलता रहता है, जीवन प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत आप सीख सकते हैं। प्रश्न है, प्रकृति के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ए पथ प्रदर्शक की, बी मित्र की, सी प्रबंधक की, डी निर्देशक की। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, सही जवाब हो जाएगा ए, पथ प्रदर्शक की। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है। ए माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु बी, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार सी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार डी, इनमें से कोई नहीं। कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ए आत्मानुभूत बी, आध्यात्मिक चेतना सी, नैतिक व चारित्रिक विकास डी, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। तो आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना।
अगला प्रश्न है, शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया? ए कांट, बी जॉन ड्यूबी, सी मुनरो, डी फॉवेल। शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? ए विलियम हंटर, बी चार्ल्स वुड, सी लॉर्ड कर्जनर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 1882 में भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया गया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा है। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ये विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया? ए 3, बी 2, सी 4, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी 2। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 2 अलग अलग बोर्ड बनाए, केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? ये पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कक्षा 1 से 12 तक, बी शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, सी पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करना, सी डी लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तो एनसीईआरटी का कार्य कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है आधुनिकता प्रगति उन्नति की ओर संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है? ए मोरे, बी ब्लैक, सी डेनियल लर्नर, डी टाइलर। तो किसने कहा है आधुनिकता प्रगति उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था से? तो सही जवाब हो जाएगा सी डेनियल लर्नर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? ए सामाजिक संरचना में परिवर्तन, बी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सी शिक्षा का व्यापक प्रसार, डी संस्कृत का स्थानांतरण। तो कौन सी आधुनिकीकरण के सिद्धांत नहीं है, विशेषता कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है? ए निरौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी अनौपचारिक शिक्षा का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा ए निरौपचारिक शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा सतत, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। प्रौढ़ शिक्षा वह शिक्षा जो किसी व्यक्ति को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। यह शिक्षा आमतौर पर उन व्यक्तियों के लिए होती है जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं या जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है? ए लिपिक, बी शिक्षक, सी प्रधानाचार्य, डी प्रबंधक। तो विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है? ए कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए, बी स्वरोजगार की शक्ति को विकास करने के लिए, सी आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए, डी शिक्षकों का पथ प्रदर्शन करने के लिए। तो कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 41 का ध्यान रखना ए कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है, संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं? ए उद्देश्यों का सिद्धांत, बी समन्वय का सिद्धांत, सी अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? ए निर्देशात्मक प्रशासन, बी प्रजातांत्रिक प्रशासन, सी प्राधिकृत प्रशासन, डी निरंकुश प्रशासन। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का महत्व कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है? ए शिक्षक, बी मूल्य, सी उद्देश्य, डी काम। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है, सही जवाब हो जाएगा 44 डी सी उद्देश्य।
पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करना है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं। ए संगठनात्मक नीतियां भी, प्रबंधन मूल्य सी, नेतृत्व शैली डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर गठित किया जाता है। ए हेराल्ड डब्ल्यू बर्कमैन बी, लूथर गुलिक सी, जे विलियम डी, बी एस ब्लूम। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, संस्कृत की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं। ए संस्कृत की सुरक्षा करना बी, संस्कृत की संरक्षण करना सी, संस्कृत का विकास करना डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ए प्लेटो बी जॉन लॉक सी अरस्तु डी कांट। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न, ध्यान रखना जॉन लॉक का अनुभव का सिद्धांत, अनुभववाद मौलिक अनुभव की मूल भूमिका पर बल देता है। ज्ञान मीमांसा में एक मत के रूप इसके अनुसार दुनिया का सारा ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित है। यह दृष्टिकोण 16वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा का संबंध है। ये दर्शन भी मनोविज्ञान से तर्कशास्त्री मूल्य। तो ज्ञान मीमांसा का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा ए दर्शन। अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तर हैं। ए स्मृति स्तर बी, अवबोध स्तर सी, चिंतन स्तर डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के स्तर हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, सारे वीडियो के सारे पेपर, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, सारे पेपर का सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं। ए 1 बी 2 सी 3 डी अनेक। तो न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 2। ध्यान रखना, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व 2 हैं, आत्मा और पदार्थ। अगला प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं। ए वैयक्तिक उद्देश्य बी, सामाजिक उद्देश्य सी, वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य डी, आर्थिक उद्देश्य। हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। ए गांधी जी बी रसेल सी प्लेटो डी काम्टे। किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, प्लेटो। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन, प्लेटो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत मतलब गलत है। ए प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवादी, बी इंद्रियों द्वारा सीखना प्रकृतिवादी, सी निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी, डी करके सीखना आदर्शवादी। कौन सा कथन असत अर्थात गलत है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी, 54 का सी। ठीक है, अगर आप ध्यान रखना ये इस पॉइंट को ध्यान रखना, निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी सही है। करके सीखना क्या है, ये आदर्शवादी नहीं है। ठीक है, 54 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी। निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो डी इसका असत्य है। प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवादी, इंद्रियों द्वारा सीखना प्रकृतिवादी, निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी, ये सही है। करके सीखना आदर्शवादी, ये गलत है। ठीक है, करके सीखना वास्तव में प्रयोगवादी है। ठीक है, प्रैग्मैटिक शिक्षण पद्धति का हिस्सा है, जिसका प्रमुख प्रस्तावक जॉन डेवी थे। आदर्शवादी शिक्षा पद्धति में समानता, सैद्धांतिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो करके सीखना क्या है, ये प्रयोगवादी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं। ए 1 बी 2 सी 3 डी 4। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना ए 1 है। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं, तो 1 है। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार केवल एक मूल तत्व, इसे ब्रह्म कहा जाता है। वेदांत दर्शन के अद्वैत वेदांत मत के प्रणेता शंकराचार्य ने माना कि ब्रह्म ही सत्य, शाश्वत और सर्वव्यापी है। यह ब्रह्म ही सभी जीवों अर्थात आत्म का सार है, और यह माया ब्रह्म
ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, ए 1952, बी 1958, सी 1968, डी 1967। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत कब किया गया पूछ रहा है, तो 1958 में, और लागू कब किया गया, 1968 में। ध्यान रखना इस पॉइंट को, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत कब किया गया, तो 1958 में। ठीक है, गलत नहीं है। भाषा समस्या के समाधान के 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादन किया। ठीक है, तो 19 से त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत कब किया गया, बी 1958 में। ध्यान रखना, भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया था। इस प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, तो आप लोग ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र जो है ना 1956 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये लागू कब किया गया था, 1968 में। तो हो सकता है बातों को घुमा रहा हो, ठीक है, क्योंकि 1956 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पुनः जो है 1968 में एक बार सदन में लाया गया और फिर स्वीकार लागू कर लिए थी। स्वीकार किया गया 1968 में और फिर लागू कर दिया गया। ठीक है, तो सकता उसी को बात लेकर चल रहा हो, तो उससे अनुसार चलते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया, तो ध्यान रखना है 1956 रहेगा। अगर विकल्प में 1956 है नहीं, 1956 तो 1956 ही सही होगा। 1956 सही नहीं है, तो इसका सही जवाब फिर सी ही मान के चलिएगा। ठीक है, 1968 तो त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, सही जवाब हो जाएगा सी 1968। ठीक है, इस पॉइंट को कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया। ठीक है, 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया था। ठीक है, आप बुक में चलिए 107 पेज पे मिल जाएगा भाषा की समस्या के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र 1968 में स्वीकार किया था। ठीक है, 1968 में स्वीकार किया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो पूछ रहा है कब प्रस्तुत किया गया, तो 1956 में, और स्वीकार कब किया गया, 1968 में, और लागू कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया पास होने के बाद। तो इस तरह से विकल्प अभी के अनुसार त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया, तो 1968 ही मान के चलिए सी, लेकिन 1956 हो तो 1956 ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं। प्रश्न है, मुक्त वातावरण, बी स्वायत्त पूर्ण वातावरण, सी बंद वातावरण, डी उपरोक्त सभी। तो विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का पूरा नाम है, ए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, बी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, सी राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक की रूपरेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ का पूरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, ए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 की पाठचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, ए 20, बी 21, सी 22, डी 24। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, बी 21। तो एनसीएफ 2005 की पाठचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 21। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई, ए 8+4+3, बी 10+3+3, सी 10+2+3, डी में से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई, सही जवाब हो जाएगा सी 10+2+3। 2020 की क्या है संरचना, ध्यान रखना, 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका संरचना क्या है, तो उसका 5+3+3+4, 5 मतलब हो गया प्राइमरी में 3, कक्षा 1 2 और 2 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 5+3+3+4, तो 2 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 3 8 4 12। ठीक है, तो 2020 संरचना है क्या है, 5+3+3+4, याद रखना, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया, ए एनसीईआरटी, बी एससीईआरटी, सी यूजीसी, डी एनसीएफ। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया, सही जवाब हो जाएगा ए एनसीईआरटी। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन एनसीईआरटी द्वारा किया गया। इसमें एनसीईआरटी के 10 सदस्य सहित 35 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? ये एकता का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी मानवता का सिद्धांत, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, मानवता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? ए पीटर ड्रकर, बी मार्टिन एम ब्रॉडबेल, सी स्टॉकडिल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना बी मार्टिन एम ब्रॉडबेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ये जनतंत्रीय नेतृत्व, बी संस्थात्मक नेतृत्व, सी लोकप्रिय नेतृत्व, डी क्रियात्मक नेतृत्व। सही जवाब हो जाएगा सी लोकप्रिय नेतृत्व जो है ये नेतृत्व का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? ये उद्देश्य एवं निर्देशन की भावना, बी वाक्पटुता का अभाव, सी और बी जो है मैत्री भाव का एवं स्नेह, डी बौद्धिक ज्ञान। तो कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, वाक्पटुता का अभाव ये नहीं है। ठीक, निगेटिव पॉइंट, अगर आप नहीं अच्छे से बोल पाओगे नेता फिर कैसे हुए? तो उद्देश्य एवं निर्देशन का भावना, मैत्री भाव का स्नेह, बौद्धिक ज्ञान, ये सारी चीज़ें नेतृत्व के गुण हैं, लेकिन वाक्पटुता का अभाव ये नहीं है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के सिद्धांत हैं एक क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, सी प्रक्रिया सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व के सिद्धांत हैं, सही जवाब हो जाएगा 66 का डी उपरोक्त सभी। क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रक्रिया सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? ये सहकारिता, बी चातुर्य, सी उत्तम स्वभाव, डी उत्साह, साहस और लगन। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया? ए पीटरसन और प्लोमेन, बी इरविन एच सचेल, सी हेनरी फियोल, डी एल्ब्रेट स्लोन। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी हेनरी फियोल। अगला प्रश्न है, जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व के कितने भागों में वर्गीकृत किया? नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा डी 3। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ये व्यक्तिगत गुण, भी व्यवहारिक कौशल, सी प्रभावित करने की कला, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ है ये सीखना, भी नियमों की सीमाओं को काम करना, सी आज्ञा पालन करना, डी उपरोक्त सभी। अनुशासन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि नैतिकता अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है, परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं? ए टीपीनन, बी रॉस, सी जेम्स, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 72 का ए टीपीनन। जो कथन है थोड़ा कठिन रहते हैं, याद करना मुश्किल रहता है, तो इसलिए जो आया हुआ है वही याद कर लिए, ठीक रहता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग हम सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। तो ये बहुत आसान है, जिन सामग्रियों का प्रयोग सुनने में किया जाता है उन्हें श्रव्य सामग्री कहते हैं, जिन जो सुन सकें देख सकें उन्हें श्रव्य दृश्य कहते हैं, जो सिर्फ दिखाई दे उन्हें दृश्य कहते हैं। ठीक है, तो जो जैसे श्रव्य दृश्य दोनों, टेलीविजन हो गया दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, चार्ट क्या है सिर्फ दिखाई देता है, रेडियो क्या है सिर्फ सुनाई देता है। तो भाषा शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए श्रव्य सामग्रियाँ। अगला प्रश्न है, अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? तो ए ज्ञान अनुभूत क्रिया, बी ज्ञान क्रिया अभिव्यक्ति, सी अनुभूत अभिव्यक्ति ज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान अनुभूत क्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या नहीं होनी चाहिए, ए सुनियोजित भी कठोर, सी अनुभवों पर आधारित, डी लचीली। तो पाठचर्या नहीं होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा बी कठोर। अगला प्रश्न है, एनजीओ से तात्पर्य है ए राष्ट्रीय सरकारी संगठन, बी प्राकृतिक सरकारी संगठन, सी गैर सरकारी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो एनजीओ से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा सी गैर सरकारी संगठन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है?
ए शैक्षिक सिद्धांत, बी तार्किक सिद्धांत, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य हैं। ए जीविकोपार्जन का उद्देश्य, बी सांस्कृतिक उद्देश्य, सी मुक्ति का उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। तो गांधी जी की शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है। ए लोकतांत्रिक, बी एक तंत्रात्मक, सी हस्तक्षेप रहित, डी में से कोई नहीं। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है। सही जवाब हो जाएगा सी हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती। ए शिक्षक की जात, बी शिक्षक की योग्यता, सी शिक्षक का व्यवहार, डी शिक्षक का जीवन दर्शन। तो निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक की जात। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। तो जॉन ड्यूवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है। सही जवाब हो जाएगा बी 4। आप लोग ध्यान रखना, फुल प्रैक्टिस सेट जरूर देखें, सारे फुल प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 30 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग प्रश्नों को जरूर देखें, निश्चित रूप से आपके लिए लाभ होगा। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। ए पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम, बी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, सी सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, डी शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राधाकृष्णन, डी हर्बर्ट। किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। सही जवाब हो जाएगा बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक हैं। ए एडम बी मुनरो, सी फॉवेल, डी जॉनसन। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए एडम्स। एडम्स जो है मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं। ए कन्नड़, बी संस्कृत, सी बांग्ला, डी पंजाबी। तो भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं। तो भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं। सही जवाब हो जाएगा बी संस्कृत से। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं। ए 18, बी 9, सी 10, डी 12। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना ए 18 बोलियां हैं। ठीक है, भाषाएं कितनी हैं 22। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। ए शुद्ध, बी सरल, सी यथार्थ, डी स्थिर। तो मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी यथार्थ। अगला प्रश्न है, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। ए अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी अनुबंधन, डी उपरोक्त सभी। भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पराविद्या का अर्थ है। ए भौतिक ज्ञान, बी व्यावसायिक ज्ञान, सी आध्यात्मिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान, डी में से कोई नहीं। तो पराविद्या का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा सी आध्यात्मिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी। ए पाली, बी प्राकृत भाषा, सी हिंदी, डी संस्कृत भाषा। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी। सही जवाब हो जाएगा डी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आ तथा बा अर्थात ए बी श्रेणी में किसने व्यक्त किया। ए भारतीय शिक्षा आयोग, बी हंटर कमीशन, सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। ए रूढ़वादिता, बी अव्यय, सी अवरोधन, डी में ए बी और सी दोनों। हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। सही जवाब हो जाएगा डी बी और सी दोनों, अपव्यय और अवरोधन दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना। ध्यान रखना, पूछ रहा बना, लागू नहीं बना। तो एनसीटी कब बना। ए 1954, बी 1993, सी 1986, डी 1995। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब बना। सही जवाब हो जाएगा बी 1993। लागू कब हुआ 1995। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना। 17 अगस्त 1995 को लागू राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1993 के अनुसरण में एक वैधानिक निकाय के रूप में एनसीटी अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1993 में बना था, 1995 में लागू हुआ था। दोनों ध्यान रखना, दोनों पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है,
ये प्राथमिक स्तर के लिए बी, माध्यमिक स्तर के लिए सी, उच्च स्तर के लिए डी, प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, सही जवाब हो जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये 1979, 1986, सी 1989, डी 1985। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सही जवाब हो जाएगा सी, 1989 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है, ए अलीगढ़, बी मेरठ, सी आगरा, डी कानपुर। तो कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक तथा आवासीय है, सही जवाब हो जाएगा ए, अलीगढ़। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है, ए केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, बी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बी मानसिक विकास करना, सी बौद्धिक विकास करना, डी शारीरिक विकास करना। तो एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो या आगरा यूनिवर्सिटी। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने की कहा, ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने के लिए कहा था, सही जवाब हो जाएगा बी, 6%। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था, ए कोठारी कमीशन का, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग का, सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 का। तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था, सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग का। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश थी त्रिभाषा सूत्र, शिक्षा पद्धति में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर जोर, विविध शिफ्ट पाठ्यक्रमों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रणाली का स्थापना। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले वीडियो 201 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो क्रम से आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, सारे वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, आप लोग अगर जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो फुल प्रैक्टिस सेट है सारी वीडियो महत्वपूर्ण है, फुल प्रैक्टिस सेट आपको छोड़ना नहीं है, जितना हो सके इस प्रैक्टिस सेट को तुम रट डालिएगा। कम से कम 20 से 30 प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेगा, और अधिकतम, कम से कम बात करो, अधिकतम 50 प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कभी कभी तो पूरे मिल जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप हल करते हैं तो कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे आप लोग ध्यान रखना, 201 था ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 12, लेकिन उससे पहले हम लोग 202 हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, कल से हम लोग 202 हल करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको वीडियो जो भी डाली जाती है तो फिर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।